Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic hematological diseases, which is related to the subject pathophysiology, unit 3rd for B Farm first year students. In hematological diseases, I will discuss about pathophysiology of iron deficiency anemia and megaloblastic anemia. List of content and topics. In pathophysiology of any disease, these few points are included like definition, etiology, sign and symptoms, pathogenesis, diagnosis, treatment, prevention and complication. So in this PowerPoint presentation, I will discuss about the pathophysiology of iron deficiency anemia as well as megaloblastic anemia. Definition and etiology of iron deficiency anemia. Definition: iron deficiency anemia IDA is common in people. आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसको शॉर्ट में IDA भी बोलते हैं, वो लोगों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है. Anemia indicate a condition in which adequate amount of healthy RBCs carrying oxygen to body tissue are absent in the blood. एनीमिया एक ऐसी कंडीशन को इंडिकेट करता है जिसमें जो हेल्दी आरबीसीज होते हैं, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं बॉडी टिश्यूज़ में, उनका एडिक्वेट अमाउंट ब्लड में एब्सेंट होता है. आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया अकर ड्यू टू लैक ऑफ आयरन. आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया ब्लड में आयरन की कमी की वजह से होता है. सेकेंड पॉइंट है ईटियोलॉजी. आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया अकर ड्यू टू. आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कुछ बेसिक रीजंस की वजह से होता है. इसमें फर्स्ट पॉइंट है ब्लड लॉस. आयरन इज प्रेजेंट इन आरबीसीज. ब्लड लॉस ऑटोमेटिकली डिक्रीज आयरन कंटेंट. आयरन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है और ब्लड लॉस ऑटोमेटिकली आयरन कंटेंट को डिक्रीज कर देता है. रेगुलर यूज ऑफ OTC पेन रिलीवर्स लाइक एस्प्रिन कॉजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग. अगर हम किसी भी तरीके से ओवर द काउंटर ड्रग्स का रेगुलरली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एस्प्रिन, तो वो बॉडी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कॉज कर देती है, जिस वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से क्या होता है, बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कॉज हो जाता है. सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ आयरन इन डाइट. बॉडी रिसीव्स आयरन फ्रॉम फूड. Less iron consumption later result in iron deficient condition in the body. जो हमारी बॉडी होती है वो आयरन कंटेंट को फूड के ही थ्रू रिसीव करती है. तो अगर हम लेस आयरन कंजम्पशन करेंगे तो जो हमारी बॉडी होगी उसमें आयरन डिफिशिएंट कंडीशंस शो होने लगेंगी और हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कॉज हो जाएगा. आयरन इम्पार्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. जो इन्फेंट होते हैं या जो नियोनेट बेबीज़ होते हैं, स्मॉल बेबीज़, आइदर जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आयरन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो अगर आयरन का लेस फैक्टर डाइट के थ्रू जो हमारे चिल्ड्रंस हैं उन्हें मिलेगा तो उनकी जो ग्रोथ होगी वो इम्पार्ट हो जाएगी या ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं होगी. थर्ड पॉइंट है इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन. आयरन का प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब ना हो पाना. डाइटरी आयरन इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन टू रीच द ब्लड सर्कुलेशंस and an intestinal disorder reduce the ability of intestine to absorb nutrients from digested food. जो डाइटरी आयरन होता है हमारा वो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू और वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है. अगर किसी भी तरीके का इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो गया, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, या फिर हमें इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाता है. उस रीज़न की वजह से जो इंटेस्टाइन होता है
उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है और हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कॉज हो जाता है। लास्ट पॉइंट है प्रेगनेंसी। Iron supplementation is necessary in pregnant women to fulfill their own increased demand along with being a source of hemoglobin for the growth of fetus। जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड बॉडी में फीटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आयरन की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स में किसी भी तरीके से आयरन कंटेंट की कमी हो रही होगी तो। नेक्स्ट पॉइंट है साइन एंड सिम्टम्स। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में कुछ बेसिक सिम्टम्स आते हैं, जैसे एक्सट्रीम फटीग एंड वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है या वीकनेस होने लगती है। पेल स्किन, चेस्ट पेन, फास्ट हार्ट बीट और हेडक। जो हमारी स्किन होती है वो कुछ पेल कलर की होती है और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, चेस्ट पेन होने लगता है और कभी कभी हेडक भी होता है। डिजीनेस, कोल्ड हैंड एंड फीट, ब्रिटल नेल्स, हमें घबराहट होने लगती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और जो नेल्स होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं। टंग इन्फ्लामेशन एंड सोरनेस, जो टंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर माउथ सोर हो जाता है। पुअर एपिटाइट इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, और जो छोटे बच्चे होते हैं और चिल्ड्रंस होते हैं उनको प्रॉपर वे में भूख नहीं लगती है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। Pathogenesis of iron deficiency anemia. The major reasons behind occurrence of IDA are, जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है उसके होने के पीछे कौन कौन से बेसिक रीजंस होते हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेस आयरन कंजम्पशन। अगर कोई भी पर्सन अपने डाइटरी एलिमेंट्स में लेस आयरन कंजम्पशन करता है तो उसकी वजह से भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कॉज हो जाता है। सेकंड है क्रोनिक हीमोरेजिस, मींस अगर किसी भी पर्सन को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है जिस वजह से हीमोरेजिक कंडीशन होती है, मींस कि अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है या पर्टिकुलर जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें भी किसी भी तरीके की रप्चरिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्रोनिक हीमोरेजिक कंडीशन बोलते हैं। और उस वजह से अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है तो हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है माल एब्जॉर्प्शन, मतलब अगर कोई भी पेशेंट कुपोषण का शिकार है तो उसकी वजह से भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है हाई आयरन डिमांड ड्यूरिंग इन्फेंसी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर द डिलीवरी अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है या कोई भी न्यूनेट है, तो इन सबको अपनी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो आयरन कंटेंट का डिमांड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो अगर प्रॉपर डिमांड पूरा नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, अदर लैक्टेशन पीरियड और जो इन्फेंट होता है उसको, तो उस कंडीशन में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है क्रोनिक ब्लड लॉस ड्यूरिंग मंथली मेंस्ट्रुएशन। फीमेल की बॉडी में जो मंथली मेंस्ट्रुएशन कंडीशन होती है उसमें जो भी ब्लड लॉस होता है उस वजह से भी अगर हम प्रॉपर वे में आयरन कंटेंट का इंटेक नहीं करते हैं तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर और कैंसर। अगर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में किसी भी तरीके का अल्सर है या फिर कैंसर जैसी कंडीशंस होती हैं तो उसमें भी एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट पॉइंट है मेडिकेशन दैट बाइंड विथ आयरन एंड इम्पेयर इट्स एब्जॉर्प्शन आर एंटासिड। ऐसी कोई भी मेडिकेशंस फॉर एग्जांपल एंटासिड जो कि आयरन के साथ बाइंड करती हैं और उसके एब्जॉर्प्शन को प्रॉपर वे में नहीं होने देती हैं, तो अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी में तो वो हमारे ब्लड में नहीं जाएगा और हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में फर्स्ट पॉइंट है आरबीसी साइज एंड कलर।
हम लोग आरबीसी, जो हेल्दी आरबीसी होते हैं, उनका जो साइज़ होता है और उनका कैसा कलर होता है, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू। तो इन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया patient, the RBC become comparatively smaller and paler in color। जो हेल्दी RBCs होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट होंगे उनमें जो RBCs होंगे वो छोटे होंगे और जो उनका कलर होगा वो थोड़ा सा पेल कलर होता है। सेकेंड टेस्ट है हेमाटोक्रिट। द परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आरबीसी इज टर्म्ड हेमाटोक्रिट। जो ब्लड वॉल्यूम का परसेंटेज होता है जो ऑक्यूपाइड किया जाता है आरबीसी के थ्रू, उसे हम लोग हेमाटोक्रिट बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यूज रेंज बिटवीन 34.9 to 44.5% in women and 38.8 to 50% in men। इसका जो नॉर्मल वैल्यू रेंज होता है वो 34.9 to 44.5 होता है वुमेन में और 38.8 to 50% होता है मेन में। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है हीमोग्लोबिन। एनीमिया इंडिकेट्स लो हीमोग्लोबिन लेवल। अगर किसी की बॉडी में लो हीमोग्लोबिन लेवल है तो वो ये शो करता है कि उस पर्सन को एनीमिया है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू रेंज बिटवीन 13.5 to 17.5 gram per dl in men and 12 to 15.5 gram per dl in women। नेक्स्ट है फेरिटिन। इट इज़ ए प्रोटीन विच सपोर्ट आयरन स्टोरेज इन द बॉडी। फेरिटिन एक प्रोटीन होता है जो कि आयरन के स्टोरेज को बॉडी में सपोर्ट करता है। हेंस लेस फेरिटिन कंटेंट डिटरमाइन ए लो लेवल ऑफ स्टोर्ड आयरन। अगर हमारी बॉडी में लेस फेरिटिन कंटेंट है तो वो ये शो करता है कि जो बॉडी में स्टोर्ड आयरन है वो लो होगा। सम एडिशनल डायग्नोसिस टेस्ट, इसमें बेसिकली एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड होता है। अगर एनीमिया किसी भी गैस्ट्रिक एट्रोफी या पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से होता है तो उस केस में हम लोग एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी या फिर अल्ट्रासाउंड जैसे एडिशनल टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं। ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ आयरन लिया जाता है और कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन विथ एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आयरन का दिया जाता है और आईवी इन्फ्यूजन सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, मतलब इंट्रावेनसली भी आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। प्रिवेंशंस। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हमें अपने डाइट को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। हमेशा ही आयरन रिच डाइट का इंटेक करना चाहिए। अगर किसी भी इन्फेंट में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हुआ है तो उसे प्रॉपर अमाउंट में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए मदर के थ्रू। और किसी भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पेशेंट को एक वेल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन कंटेंट प्रेजेंट हो। कॉम्प्लिकेशंस। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में कुछ बेसिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करें तो इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है, हार्ट में इनलार्जमेंट आ सकता है और सीवियर केसेस में हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। अगर हम लोग प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम की बात करें तो अगर प्रेगनेंसी के केस में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है बेबी की, या फिर जो भी बेबीज़ होंगे उनका जो बॉडी वेट होगा वो बहुत ही कम होगा। अगर हम लोग ग्रोथ प्रॉब्लम की बात करें तो उस केस में एनीमिया हो सकता है, डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है और किसी भी तरीके का अदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के। डेफिनेशन एंड etiology ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। ए कंडीशन इन विच बोन मैरो फॉर्म्स लार्ज स्ट्रक्चर abnormal and immature RBC is termed as megaloblastic anemia। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बोन मैरो होता है वो एक लार्ज
स्ट्रक्चर का एबनॉर्मल या इमेच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन कर देता है, उसे हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। बोन मैरो इज ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी मटेरियल प्रेजेंट विद इन सम बोन्स। बोन मैरो एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी मटेरियल होता है जो कि कुछ बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया occur due to deficiency of cobalamin, vitamin B12, and folic acid, vitamin B9, which are essentially important for formation of RBC. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बेसिकली होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कोबालामीन, जिसे हम लोग विटामिन B12 भी बोलते हैं, और फोलिक एसिड, जिसे हम लोग विटामिन B9 बोलते हैं। ये दोनों ही विटामिन्स आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईटियोलॉजी। फर्स्ट है विटामिन B12 deficiency. Pernicious anemia is the term used for megaloblastic anemia arising due to vitamin B12 deficiency. अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से होता है तो उसे हम लोग परनीशियस एनीमिया भी बोलते हैं। Lack of protein intrinsic factor in the stomach is also caused of vitamin B12 deficiency because absence of intrinsic factor hinders vitamin B12 absorption. जो एक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं स्टमक में, अगर उसकी कमी हो जाती है तो वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी कॉज कर देता है, क्योंकि जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर इंट्रिंसिक फैक्टर का एब्सेंस हो जाएगा तो जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाएगा या कम हो जाएगा, तो उस वजह से विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है फोलेट डिफिशियंसी। फोलेट ए न्यूट्रिएंट सिग्निफिकेंट for healthy development of RBC is obtained from beef liver. Spanish. Chronic alcohol abuse result in folate deficiency because alcohol interfere with folic acid absorption by the body. जो फोलेट होता है वो एक न्यूट्रिएंट होता है जो कि आरबीसी को हेल्दी रखने में और उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कहाँ से मिलता है हमें? बीफ लीवर से मिलता है या फिर स्पेनिश से मिलता है, मीन्स पालक से मिलता है। जो भी क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज़ होता है, मतलब जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, तो वो क्या करता है कि फोलेक का या फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होने देता है, उसके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस दिखाता है, तो उस वजह से फोलेट डिफिशियंसी कॉज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है साइन एंड सिम्टम्स। इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कुछ बेसिक सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि फटीग, पेल स्किन, लाइट हेडेक, थकावट होने लगती है और जो स्किन होती है वो पेल हो जाती है और हल्का फुल्का हेडेक रहता है। डिजीनेस, फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट, घबराहट होने लगती है और जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और इरेगुलर हो जाती है। पेन, मसल वीकनेस, बॉडी पेन हो सकता है, मसल्स में वीकनेस हो सकता है। डिस्पोनिया, मतलब जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है उसे हम लोग डिस्पोनिया भी बोलते हैं। डायरिया हो सकता है, नोजिया या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, मीन्स भूख नहीं लगती है। मेंटल कन्फ्यूज़न हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है या विजन लॉस हो जाता है, ये थोड़ा सीरियस केस में होते हैं सारे सिम्टम। डिप्रेशन हो सकता है। इंसोम्निया मीन्स जो नींद ना आने की बीमारी होती है उसको इंसोम्निया बोलते हैं, और पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पैथोजेनेसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पैथोजेनेसिस। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कुछ बेसिक रीजंस की वजह से होता है, जैसे विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से। तो जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी है वो किस किस रीज़न से हो सकती है? उसकी पहली कंडीशन है लैक ऑफ गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर।
अगर हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि एक प्रोटीन होता है और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो उस रीज़न की वजह से भी हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाता है। सेकेंड कंडीशन है पेप्टिक अल्सर। अगर हमारे स्टमक में किसी भी तरीके का वुंड हो जाता है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है गैस्ट्रिक एट्रोफी। मीन्स अगर हमारे स्टमक में किसी भी तरीके की एट्रोफी कंडीशन हो जाती है, मतलब सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का साइज़ छोटा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो प्रोटीन होता है, मीन्स जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन होता है जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कॉज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंड कंडीशन है फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, जो कि बेसिकली होती है ड्यू टू लैक ऑफ डाइट्री फोलिक एसिड। अगर हमने डाइट्री फोलिक एसिड कम लिया है तो उस वजह से भी हमें फोलिक एसिड डिफिशिएंसी हो जाती है। और अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके की डिजीज़ होती है तो फोलिक एसिड का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और उसकी डिफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में फर्स्ट है हमारा ब्लड टेस्ट। द लार्ज एबनॉर्मल RBCs कैन बी डिटेक्ट थ्रू ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट कन्फर्म मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉजेज बाय कोबालामीन और फोलेट डिफिशिएंसी। ब्लड टेस्ट में बेसिकली जो एबनॉर्मल RBC होती है, मीन्स RBC अगर लार्ज या एबनॉर्मल है तो उसको हम लोग ब्लड टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। और ब्लड टेस्ट ये भी कंफर्म करता है कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो कोबालामीन मतलब विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से हुआ है या फिर फोलेट की डिफिशिएंसी की वजह से हुआ है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है शिलिंग टेस्ट। ये बेसिकली डिटेक्ट करता है कोबालामीन के पुअर एब्जॉर्प्शन को और उसकी डिफिशिएंसी को। ट्रीटमेंट, विटामिन B12 की अगर हमें डिफिशिएंसी है तो उसमें हम लोग मंथली इंजेक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं विटामिन B12 के। ओरल सप्लीमेंट्स में हम लोग विटामिन B12 रिच फूड का इंटेक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एग, चिकन, रेड मीट, मिल्क, फोर्टिफाइड सीरियल्स। और मिथाइल कोबालामीन सप्लीमेंट्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अगर हमें फोलेट डिफिशिएंसी है तो उसके लिए जो ओरल सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं उसमें फॉर एग्जांपल ऑरेंज है, ग्रीन वेजिटेबल्स, पीनट्स या होल ग्रेन्स को लिया जाता है। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हमें विटामिन B12 रिच फूड का इंटेक करना चाहिए, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहिए, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स का इंटेक करना चाहिए और अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन, इन द केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कुछ बेसिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, सीरियस बर्थ डिफेक्ट और इनप्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट्स। रेफरेंसेस, दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।